हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे कक्षा 10वीं भारतीय भवन इतिहास का प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। तो ये रहा हमारा अध्याय। तो इस अध्याय के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। पहला देखते हैं, अस्टन रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया। तो अस्टन रेनन कौन थे? फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ठीक है, तो इन्होंने राष्ट्रवाद की एक परिभाषा दी, तो वो परिभाषा हमें लिखना है। तो यहाँ पे समझिए, फ्रांसीसी दार्शनिक अस्टन रेनन। ठीक है, तो रेनन के अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। ठीक है, क्या है परिभाषा राष्ट्रवाद की? राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। बस राष्ट्रवाद की उन्होंने यही परिभाषा दी। दूसरा सवाल देखिए क्या है, वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। तो यहाँ पे देखिए, वियना कांग्रेस के नेतृत्व में वियना संधि हुई और इसके बाद फ्रांस और स्पेन में वो राजवंश की स्थापित हुआ। ठीक है, दोनों में हुआ। तो हमें किस में बताना है? हमें तो फ्रांस में बताना है। तो कौन सी हुई? वो राजवंश की स्थापना। तीसरा सवाल देखिए, जर्मन राइन राजसंघ की स्थापना किसने की? उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो यहाँ पे समझिए, नेपोलियन ने इटली में, कहाँ पे? इटली में ट्रांसफेडेन गणराज्य और सिलसिपाइन गणराज्य। ठीक है, और जर्मनी में, तो हमें कौन सा बताना है? हमें जर्मनी में बताना है। जर्मनी में राइन गणराज्य तो किसने स्थापना की? नेपोलियन ने की। ठीक है, इटली में ये दोनों की और जर्मनी में राइन की, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर क्या होगा? नेपोलियन। आगे बढ़ते हुए देखिए चौथा सवाल, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है ये यूके में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड यानी यूके में हुआ। पांचवा देखिए, 1832 का संसदीय सुधार अधिनियम किस देश में पारित हुआ। तो ये भी यूके में ही हुआ, यानी इंग्लैंड में हुआ। इसमें संसदीय सुधार अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, इससे इंग्लैंड शासन के अधिक उदार हुआ। इससे इंग्लैंड का शासन अधिक उदार हुआ। 6 नंबर सवाल देखिए, मेटरनिक कौन था? यूरोपियन इतिहास में क्यों विख्यात है मेटरनिक। ठीक है, तो पहले मेटरनिक के बारे में बताना है परिचय, और ये क्यों विख्यात है यूरोपियन इतिहास में, वो भी कारण बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले आप समझिए इसको। मेटरनिक ये रहे, तो ये कौन थे मेटरनिक? तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे, देखिए, वियना कांग्रेस और उसके बाद की यूरोपियन व्यवस्था स्थापित करने में प्रमुख भूमिका ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक की थी। तो मेटरनिक कौन था? तो हम बस यही लिखेंगे, मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर था। ठीक है, तो और इसी में दूसरा सवाल है कि ये यूरोपियन इतिहास में क्यों विख्यात था। ठीक है, मेटरनिक लिखेंगे। ठीक है, वह घोर प्रक्रियावादी था। ठीक है, किसी भी मुद्दे पर वो रिएक्ट करता था, वाद विवाद करता था। क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी और पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थन था। नीति का मूल मंत्र था, शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। जिससे जिस प्रकार व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो इसी गुणों के कारण वो यूरोपियन इतिहास में काफ़ी फेमस था। सातवां सवाल देखिए, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई, इसका क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट की बैठक बुलाने का कारण क्या था और ये क्या रिजल्ट निकला उस बैठक में, वो भी बताना है। तो यहाँ पे समझिए, फ्रैंकफर्ट जो संसद है ये जर्मनी में बुलाई गई। ठीक है, तो पहले आप इसको समझिए, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का जर्मनी पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जर्मनी में राजनीतिक उथल पुथल मच गई। ठीक है, काफ़ी उथल पुथल मच गई। यानी सभी पार्टियां क्या हुई? वो तबाह हो गई। उदारवादियों ने विभिन्न राज्यों को एकीकृत कर, ठीक है, यानी इकट्ठा कर जर्मनी राष्ट्र के निर्माण की योजना बनाई। ठीक है, निर्वाचन के बाद एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का गठन फ्रैंकफर्ट में हुआ और 18 मई 1948 को फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल चर्च में एक असेंबली यानी फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता वान गोगन ने की। संसद में 831 निर्वाचित प्रतिनिधि थे। असेंबली ने एक संविधान की रूपरेखा बनाई जिसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था। ठीक है, जिसे संसद का नियंत्रण काम करना था। तो क्या समझ में आया? तो फ्रैंकफर्ट की संसद की बैठक क्यों बुलाई गई? जर्मन की राज व्यवस्था को संभालने के लिए, ठीक है, असेंबली वहाँ के प्रशासन को संभालने के लिए एक संविधान निर्माण किया गया, यानी एक संविधान की रूपरेखा बनाई गई जिसके अनुसार जर्मन राष्ट्र के एक प्रधान यानी एक राजा को चुनाव करना था, राजा का चुनाव करना था जिसे संसद के नियंत्रण में काम करना था। जर्मनी के एकीकरण इसी के नेतृत्व में होना था। तो इन्हीं सभी कारणों के कारण फ्रैंकफर्ट की संसद बुलाई गई। ये बताना है कि फ्रैंकफर्ट संसद का परिणाम क्या निकला। तो
अब यहाँ से करना है, ठीक है। असेंबली ने जब प्रसा के राजा फ्रैंकफर्ट विलियम्स चतुर्थ के समक्ष ये प्रस्ताव रखा, यानी एक राजा का नेतृत्व, तो उसने ये स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया के खुला संघर्ष नहीं करना चाहता था। कुछ दक्षिण राज्यों में ये प्रस्ताव का समर्थन नहीं हुआ, फलतः असेंबली भंग हो गई, जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सका। जर्मनी के एकीकरण के लिए एक राजा को निर्वाचित करना था, इसके कारण फ्रैंकफर्ट की संसद बुलाई गई, वो भंग हो चुकी थी पूरी तरीके से। ये समझ में आ गया आपको कैसे करना है इसका आंसर। इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल देखिए 8वां, इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका थी। तो ये रहा मेजनी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से करना है। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। वो दार्शनिक, लेखक, राजनेता, गणतंत्र का समर्थक और कर्मठ कार्यकर्ता था। यहाँ तक लिखने के बाद आपको फिर यहाँ से प्रारंभ करना है। मेजनी ने 1831 में मार्सेई में यंग इटली और बर्न में, ठीक है, 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। इसका सदस्य युवाओं को बनाया गया, बड़ी संख्या में युवा इस सदस्य पे भाग लिए, ठीक है। अब यहाँ से हो गया, फिर यहाँ से करना है। मेजनी ने 1851 में फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन कर मिलान और नियो के क्रांतिकारियों की सहायता की। यानी इन सभी कार्यों के साथ मेजनी ने इटली का एकीकरण किया, यानी एक करने का प्रयास किया। समझ में आ गया। तो समाप्त होता है सेशन आज का।